सभी विद्यार्थियों को मनोज जांगिड़ की तरफ से नमस्कार। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंकड़ों के संकलन की विधि, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि की। तो अगर हम बात करें प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि, इससे पहले वाली जो विधि थी उसके संबंध में वीडियो जो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, कार्ड सेक्शन में जाइए और चेक कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो विधि, दूसरी विधि जो यूज होती है, जो दूसरी विधि जिसका प्रयोग किया जाता है उसकी बात करते हैं। पहली विधि जो थी वो हमारी थी प्रत्यक्ष अनुसंधान के संबंध में। दूसरी जो है यहां पर विधि जो है हमारे पास है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। पहला, जैसे कि आपको पता होगा, जब पहली विधि की हम बात करते हैं तो पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हम जो है इससे पहले कर चुके हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है पहली विधि होती है, जबकि जो दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। देखिए होता क्या है, छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा यहां पर कि जब हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान उस अवस्था में किया जाता है जब आप जो सूचना प्रदाता है, जिससे आप सूचनाओं का संकलन करना चाहते हैं, एकत्रीकरण करना चाहते हैं, वह व्यक्ति उस वक्त उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी कारणवश आप उससे इस प्रकार की सूचना को एकत्रित नहीं कर सकते। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो है आप एक तरीके से आप जो है व्यक्तिगत अनुसंधान जो है इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग आप करना चाहते हैं उनके साथ, और अगर वो उस समय वहां पर उपलब्ध नहीं है तो आपने क्या किया, आपने उनके पीए से उनसे संबंधित जो जानकारियां थी आपने वो एकत्रित कर ली। तो इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है उसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण था आप लोगों को ये बात समझाने के लिए। इससे संबंधित और भी ज्यादा उदाहरण मैं आपको दूंगा, और भी काफी उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन इस चीज को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये चीज क्या होती है, ये विधि क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदाताओं से सूचना प्राप्त ना करके उनसे संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्रित करता है। सूचना यहां पर मिसिंग है क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले यूज कर चुका हूं। तो जब अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान दाताओं से सूचना प्रदाताओं से, अनुसंधान दाताओं से नहीं, सूचना प्रदाताओं से सूचना प्राप्त न करके उनसे संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्रित करता है, तो इस विधि को हम कहते हैं, ये सूचना यहां पे लिख ही देते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। और जिन व्यक्तियों से अनुसंधानकर्ता इस प्रकार की सूचना एकत्रित करता है उसको हम बोलते हैं साक्षी। तो यहां पर ऐसे व्यक्तियों को साक्षी कहा जाता है, साक्ष्य कहा जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं आगे इससे संबंधित बाकी सारी चीजों की, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो इसकी उपयुक्तता की बात करेंगे, इसके गुणों की बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम करेंगे बाद में डिस्कस। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सरकारी कमिटीज वगैरह जो होती हैं, सरकारी आंकड़े जब हमें एकत्रित करने पड़ते हैं, जब कोई अनुसंधान होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्कैम वगैरह हुआ, तो कोई भी घोटाला हुआ, तो उससे उस संबंधित व्यक्ति से पहले सूचना एकत्रित ना करके उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्ति हैं, उनसे सूचना प्राप्त की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में मजदूरों को क्या पारिश्रमिक मिलता है, उनकी क्या स्थिति है वहां पर, किस प्रकार से वे काम करते हैं, किस प्रकार से काम उनको उपलब्ध कराया जाता है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप इनको जो है पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आंकड़े एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप उस मिल के मालिक से बात कर सकते हैं जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो मजदूर आपको जो है सूचना प्रदान करते। जो इससे पहले वाले हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बारे में बात की थी उसमें ऐसा होता है। ये दूसरी विधि है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, तो मालिक से बात की जाती है, उनसे सूचना एकत्रित की जाती है। एक और उदाहरण ले लीजिए।
मान लीजिए एक कक्षा के अंदर, जैसे मैं 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाता हूं, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे स्कूल में कितने ऐसे छात्राएं हैं जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर जो गेमिंग वगैरह जो है इस पे कितना समय व्यतीत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी बात ये बताने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में सूचना लेने के लिए उससे संबंधित जो उसके मित्र हैं उनसे मैं ये सूचना एकत्रित करूंगा, ना कि व्यक्तिगत रूप से उस छात्र या छात्रा से। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो संबंधित छात्र या छात्रा है वो निष्पक्ष रूप से आपको सूचना प्रदान करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता पड़ती है, तो उन सारी स्थितियों में भी ये जो विधि है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपयुक्तता की। इसकी उपयुक्तता क्या है आपको बताना चाहूंगा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, जबकि अनुसंधान क्षेत्र जो है वो छोटा होता है। यहां पर व्यापक अनुसंधान क्षेत्र होता है, यानी कि जब बड़ा क्षेत्र होता है तो भी आप इस विधि को अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब गुप्त सूचना एकत्रित ना करनी हो, जब गुप्त सूचना एकत्रित करनी होती है तो हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान को प्रयोग करते हैं, जबकि अगर कोई सूचना हमें गुप्त ना रखनी हो तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान उस स्थिति में उपयुक्त माना जाता है। जटिल आंकड़ों की स्थिति में अथवा जब हमें विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है, जब बहुत ज्यादा जटिल आंकड़े होते हैं, समझने में जटिलता आती है, समझने योग्य नहीं होते हैं, इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता और हमें विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी स्थिति में हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान को उपयुक्त मानते हैं। जब सूचना देने वाला सूचना देने में समर्थ न हो, ये सही लिखा हुआ था, यहां पर हमने गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। जब सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना देने में असमर्थ हो, यानी कि वो आपकी भाषा को ना समझ पाए, वो आप जिस प्रकार से उससे पूछ रहे हैं वो बोलने में असमर्थ हो, अज्ञान हो, पढ़ा लिखा ना हो, इस तरीके की जो है स्थितियां हो सकती हैं। जब सूचना दाता से सीधा संबंध स्थापित ना हो सके, मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिया है कि आप माननीय प्रधानमंत्री का जो है इंटरव्यू लेना चाहते हैं, डायरेक्टली उनसे बात नहीं हो पाई, प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात नहीं हो पाई, तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए, जो कुछ एक हद तक, एक लिमिट तक आप इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। सभी आंकड़े आप एकत्रित नहीं कर पाएंगे। उदाहरण मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं। यहां पर गुण की बात करते हैं, इसमें इस विधि के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है विस्तृत क्षेत्र, जैसा कि मैंने उपयुक्तता में भी बताया कि व्यापक क्षेत्र में इसका जो अनुसंधान क्षेत्र होता है वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से बड़ा होता है। अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो यहां पर अनुसंधान का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। यह विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि आप प्रत्येक मजदूर से बात नहीं कर रहे हैं, उनके मालिकों से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से आपको सारी सूचना मिल जाती है। निष्पक्षता, यहां पर जो भी व्यक्ति, जो संबंधित व्यक्ति है, जो साक्षी है, जैसे मैंने यहां पे बताया, जो साक्षी है वो हम ये मानते हैं। अब मानना जो है एक तरीके से हम यहां पर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो साक्षी है वह निष्पक्ष सूचना हमें प्रदान करता है, तो यहां पर निष्पक्षता आ जाती है। ये काफी सरल विधि होती है जिससे आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना यहां पर नहीं करना पड़ता। विशेषज्ञों की सम्मति भी यहां पर मिल जाती है। काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें विशेषज्ञों की राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की चीजों में, जैसे टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स वगैरह पे आपने देखा होगा, जब भी किसी एक मुद्दे पर बात होती है तो अलग अलग विशेषज्ञ अपनी राय रखते हैं। तो यहां पर जब ऐसी स्थिति में हमें विशेषज्ञों, कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हमें विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता पड़ती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान बड़े काम की चीज, बड़े काम की विधि जो है मानी जाती है। ये हमने बात की इसके गुणों की। अब हम बात करेंगे इसके अवगुण या इसके दोष क्या होते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इससे पहले कि हम अवगुण के बारे में बात करें, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक किए बिना मत जाइए। कमेंट में अगर आप लिख देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमें काफी खुशी होती है हर एक कमेंट को पढ़ने में और हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको कहीं पर भी वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहिचक होकर लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस प्रकार की जो व्याख्या
है वो कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अच्छा बुरा जो भी आपकी चीजें हैं और क्या चीजें आप चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से पेज है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, वापस आ जाते हैं अवगुणों पे। अवगुण की बात करें, दोष की बात करें, क्या अवगुण होते हैं, क्या दोष होती हैं। निम्न स्तर की शुद्धता होती है, पर आप 100% शुद्ध जो है वो सूचना हमें यहां पर एकत्रित नहीं होती। ये बात समझने लायक है। तो निम्न स्तर की यहां पर शुद्धता पाई जाती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो साक्षी है, वो किस प्रकार से हमें सूचना प्रदान कर रहा है ये निर्भर करता है, और उसी पर निर्भर करता है कि हमारे आंकड़ों की शुद्धता क्या है। तो अगर सही आंकड़े नहीं दे रहा, सही सूचना हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो निम्न स्तर की शुद्धता यहां पर मानी जाती है, पक्षपात की संभावना रहती है। हालांकि हम ये बात करते हैं कि यहां पर जैसे कि आप देखेंगे हमने कहा निष्पक्ष होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं, मैंने पहले ही कहा ये हम मानते हैं। और मानना जो है एक अजम्पशन है, वो जो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पर हमने ये बात कही है कि यहां पर पक्षपात की संभावना भी रहती है। मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया है, आपने एक आंकड़ों को जो है संकलित किया है, वह व्यक्ति पक्षपात कर रहा है, तो आप उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वे भी गलत हो सकते हैं। तो यहां पर पक्षपात की संभावना रहती है, गलत परिणाम भी आ सकते हैं। गलत परिणाम तब आ सकते हैं, पहला या तो पक्षपात हो, अथवा सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो साक्षी है वो जो है अज्ञान है कि आप किस लिए वो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, उसकी अज्ञानता के कारण ऐसा हो सकता है। समरूपता की कमी, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको जो है व्याख्या करने की विधि जो है उसकी अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार से लोग जो है बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग जो है आपको व्याख्या करके किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। तो यहां पर समरूपता की कमी जो है वो खलती है, यानी कि एक जैसी सूचना हमें यहां पर प्राप्त नहीं होती। आगे बात करते हैं सूचनाकर्ताओं की अरुचि। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जिन व्यक्तियों से, संबंधित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, अगर उनकी उसमें अरुचि है, अगर उनके पास इतना समय नहीं है, तो वो आपको जो है यहां पर खासी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर आपको सूचना मिलती है या नहीं मिलती निर्भर करती है। तो सूचनाकर्ताओं की अरुचि के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको सही सूचना ना मिले या सूचना ना मिले। तो ये दूसरी विधि है। तीसरा भी, इसके बाद जो वीडियो है, तीसरी विधि जो है उस पर होगा, लेकिन आपके प्यार, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके हर एक कॉमेंट को रिप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, उनका रिप्लाई भी करता हूं। तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, देखते रहिए मनोज जांगीर क्लासेस। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।